हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा रोटेशनल मोशन। यह रोटेशनल मोशंस का लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने आपके लिए रोटेशनल मोशंस पे 2 और लेक्चर दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो उन सभी लेक्चर्स को देखें, क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। बच्चे आपको बताते कि हमने इससे पहले भी और भी बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए हैं। सभी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाया है उन सभी चैप्टर्स से आपके डिफरेंट कंसेप्ट को हमने डील किया है। तो उन सभी क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस से पहले हमने एक एक दो दो कंसेप्ट सभी क्वेश्चंस के लिए हमने बताया है। तो उन सभी को देखें ताकि उस रिलेटेड कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएँ तो आप उसे आसानी से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा जाता है गाइरेशन, लेकिन पढ़ते हैं इसे हम जाइरेशन। तो इसे क्या पढ़ेंगे, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कहाँ पे, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यानी कहने का मतलब आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है किसका, एक यूनिफॉर्म रॉड का जिसका लेंथ एल है और मास एम है, और एक एक्सिस पास हो रहा है। किसके बाद आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है, उस एक्सिस के बाद जो एक्सिस कहाँ से, उस रॉड के सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है किसके, उसके लेंथ के। यानी इसका लेंथ एल होगा अगर और इसका मास एम होगा तो इसके एकदम सेंटर से पास करेगा परपेंडिकुलर, उसके लेंथ से परपेंडिकुलर से होते हुए। तो इसी आपका इस एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है इस यूनिफॉर्म रॉड का। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, तब तो हम फाइंड कर पाएंगे ना कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा इस रॉड का। तो देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम सिंपली एम के स्क्वायर के नाम से लिखते हैं। देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन GYRATION लिखते हैं, गाइरेशन पढ़ते हैं जाइरेशन। ठीक है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन इक्वल टू होता है बच्चे एम के स्क्वायर, और यहाँ जो के होता है बच्चे, यही के जो होता है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। ठीक है, ये जो के होता है वो क्या होता है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो देखिए सिंपल इसको हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम के से डिनोट करते हैं, और किसी रेडियस ऑफ जाइरेशन को फाइंड करने के लिए आप एम के स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी जिस एक्सिस के बाद आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए और वहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमें तो ये पता चल गया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन के होता है, और वो किसी भी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा जा रहा है, किसी भी एक्सिस के बाद आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा जा रहा है, तो उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर कर दीजिए और वहाँ से अपने के का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता चल जाना चाहिए, इस एक्सिस के बाद जो एक्सिस हमें दिया गया है इस एक्सिस के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड होना चाहिए। तो किसी रॉड के सेंटर के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसका लेंथ रॉड का लेंथ एल होता है, तो वो होता है बच्चे ml²/12। क्या होता है, याद रखिए किसी भी रॉड के सेंटर से पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = ml²/12। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। यही हमने आपको बताया था, इस के का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल जाएगा। तो सिंपल आपको करना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन जैसे ही पूछे तो आप एम के स्क्वायर इक्वल टू जो जिस एक्सिस के बाद पूछ रहा है तो उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर कर दीजिए। तो इस एक्सिस के बाद पूछ रहा है तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चे, ml²/12। ये मास क्या है, दोनों के लिए मास सेम ही होगा, क्योंकि इस रॉड के लिए निकाल रहे हैं तो इस रॉड का मास और इस आई वाले में इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड सेंटर के थ्रू उसका भी मास दोनों के लिए तो सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो रॉड ही के लिए है ना, तो दोनों का मास सेम होगा, तो मास से मास हमारा कट जाता है। फिर क्या बचता है, के स्क्वायर इक्वल टू L² / 12। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, L/12 यानी L/2√3। क्या हो गया, L/2√3। तो L का वैल्यू क्या हो गया, L/2√3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो गया हमारा, L/2√3। कैसे निकालिए रेडियस ऑफ जाइरेशन, आपको समझ में आया होगा हमने कैसे निकाला है। रेडियस ऑफ जाइरेशन किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, तो उन सभी को हमने बताया है और कंसेप्ट के थ्रू समझाया आपको कि कैसे किसी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाले। देखिए कोई अलग क्वेश्चन पूछे, कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ पे भी आप सिंपल यही कीजिएगा, एम के स्क्वायर और जिस एक्सिस के बाद पूछा जाएगा उसको इक्वल कर दीजिएगा किसके, जिस एक्सिस के बाद दिया गया हुआ है उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, तो एम के स्क्वायर इस एक्सिस के बाद पूछा रहा है तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, तो एम के स्क्वायर को ml²/12 के बराबर कर दिया और यहाँ से के का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखवाया है, इस नोट को आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड हुज एक्सिस गोज थ्रू सेंटर ऑफ रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l जनरली एक्सप्रेस्ड एज। देखिए कहा जा रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ l है और मास m है, और इसके सेंटर से पास किया हुआ जो एक्सिस होगा तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चे आपका ml² / 12। और इसी क्वेश्चन को हमने पिछले
इसी आपके कंसेप्ट को हमने पिछले आपके क्वेश्चंस में यूज किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एक और पॉइंट इसी रॉड के अबाउट ही दिया जाता है, एक सेकेंड बच्चे। इसी रॉड के अबाउट एक और पॉइंट होता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अनदर फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी अनदर फार्मूला से भी यूज करते हैं, कब? जब व्हेन द एक्सिस ऑफ रॉड गोज थ्रू द एंड ऑफ द रॉड इन केस वी हैव, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रॉड है हमारा, एल लेंथ का रॉड है, वही रॉड है, सेम मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और तरीके से हम लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे? जब हमारा एक्सिस जो होगा इस रॉड के एंड से पास करेगा, व्हेन एक्सिस ऑफ द रॉड गोज थ्रू एंड, ठीक है, रॉड के एंड से पास करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा आई क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हमारा आई हो जाएगा बच्चे, मार्कर नहीं चल पा रहा है, सॉरी। इस कंडीशन में हमारा आई क्या हो जाएगा? ml² अपॉन 3। क्या होता है ml² अपॉन 3? सेंटर से ml²/12 और साइड से एंड से ml²/3। तो इस दोनों क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप याद रखिए। सिंपल ये भी फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बाई वाट परसेंटेज डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, कितने परसेंट से हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50%। समझ रहे हैं? कहा जा रहा है कि कितने आपके परसेंटेज से हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा अगर हम लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज कर दे 50% से। तो हमने एक आपको रिलेशन सिखाया था कि लीनियर मोमेंटम और आपके काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, k इक्वल टू होता है p²/2m। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परसेंटेज डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितना से इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए k1/k2 करते हैं और p1² देखिए मास तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो m1 क्यों लिखे, मास तो m ही रहेगा, और नीचे p2² और ऊपर चल गया 2 × m, ठीक है। तो 2m से 2m कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका p1² तो इनिशियली क्या कहा जा रहा है, इनिशियली p1 तो p1 रहेगा और बाद में क्या कहा जा रहा है, लीनियर मोमेंटम को 50% से बढ़ा दिया जा रहा है। तो नया हमारा मोमेंटम p2 क्या हो जाएगा आपका 150% ऑफ p2, ठीक है, 150% ऑफ p1, पहले वाले के 150% हो जाएगा, 50% से बढ़ाया जा रहा है तो क्या करेंगे उसमें 100% जोड़ देंगे, तो क्या होगा 150% ऑफ p1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 150/100 × p1, तो ये क्या होगा आपका 3/2 × p1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p1 की जगह पे तो p1 रहने देंगे और नीचे p2 की जगह पे क्या लिख देंगे 3/2, यानी 3/2 × p1, यानी 3/2 × p1 का होल स्क्वायर, क्योंकि p2 का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 9/4 का p1 का होल स्क्वायर, तो p1 से p1 कट जाएगा और ये क्या होगा 4/9, कितना होगा 4/9। और 4/9 को हम क्या करेंगे बच्चे, आपका क्या करेंगे हम 4/9 को हम अपने, ये हमें निकल गया किसका बच्चे, ये हमें निकल गया k1 का वैल्यू, k1/k2 का क्या निकला 4/9। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज में आंसर है। तो परसेंटेज में निकालने का तरीका होता है, देखिए पहले इसको रिलेशन फाइंड कर ले। जब भी परसेंटेज में निकालने के लिए पूछा जाए तो k2 का रिलेशन आप k1 के टर्म में फाइंड कर ले और फिर आपको नया जो इसके बाद स्टेप्स होगा उसको फॉलो करें। देखिए नया स्टेप्स क्या होगा, इसके बाद k2 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 9/4 × k1, k2 का वैल्यू में निकल गया। तो नया स्टेप्स क्या होगा हमारा, नया स्टेप्स होगा आपका, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन, क्या परसेंटेज इंक्रीज इन आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी परसेंटेज डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, बाद वाले का k2 - k1 अपॉन क्या करते हैं k1 पहले वाला इंटू 100, इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं ना। तो k2 का वैल्यू क्या डाल देंगे, इन सभी को मिटा देते हैं हम, ठीक है, इन सभी को मिटा के यहाँ पे लिखते हैं। तो k2 का वैल्यू डाल देंगे परसेंटेज इंक्रीज, k2 का वैल्यू हमारा 9/4 × k1 और -k1 अपॉन क्या है k1, ठीक है, माइनस है ये इंटू 100, ये k1 से k1 सब कट जाएगा और ये हो जाएगा 9/4 - 1 × 100, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे 9 में से 9/4 - 1 कितना होता है बच्चे 5/4 × 100, ये कितना टाइम्स कर जाएगा 25 टाइम्स, 25 होकर 100 होता है, तो 25 × 5, 25 × 5 कितना होता है 125%, कितना 125%, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आपको क्या करना है k1 k2 में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में सिंपल k1 k2 में रिलेशन पूछ दे, तो आप ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा k2 का वैल्यू क्या होता है, k2 का वैल्यू आता है हमारा 9/4 × k1, तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक लाइन में यही आंसर हो गया, लेकिन नया क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, परसेंटेज इंक्रीज पूछ दिया गया, तो ये एक एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग स्फीयर, हमारे रोलिंग स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या होगा एट द सेंटर ऑफ प्लेन विच इंक्लाइन एट θ° टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा किसी रोलिंग स्फीयर, जैसे एक
यहाँ पे थीटा डिग्री पे इंक्लिनेशन है और यहाँ पे एक हमारा रोलिंग स्फीयर रखा गया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, यानी ये आपका सिंपली जैसे पहले हमने पढ़ते थे कि ये हमारा सिंपली स्लाइड करता रहता था। जब ये स्लाइड करता रहता था तो उस समय क्या होता था हमारा जी साइन थीटा, कैसे होता था जी साइन थीटा, ये हमने आपको सिखाया था। तो यहाँ भी आपको चलिए सिखा देते हैं कि ये हमारा एम जी क्या होता था, यहाँ पे हमारा जी लगता था, ये जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नीचे वाला जी है जो कि परपेंडिकुलर नीचे लगता था, और यहाँ पे इसका क्या होता था, ये थीटा था, तो ये क्या होता था जी इंटू कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हमारा क्या होता था जी इंटू साइन थीटा। तो उस कंडीशंस में हमारा जब ये बॉडी रोल नहीं करता रहता था, सिंपली नीचे नीचे गिरता रहता था बिना रोलिंग किए हुए, ट्रांसलेट करता था सीधा, सिंपली पहले क्या होता था सिर्फ ट्रांसलेट करता था, अब क्या कर रहा है रोल कर रहा है। रोल और ट्रांसलेट में अंतर होता है, रोल होता है घूम घूम के गिरता है नीचे, और ट्रांसलेट सीधे नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो जब सीधे नीचे गिरता था तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, जी साइन थीटा था, ठीक है। जब सीधे नीचे गिरता था तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, जी साइन थीटा था। लेकिन यह क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा बॉडी जो है वो रोल करके गिर रहा है, तो रोल करके गिरेगा तो जी साइन थीटा तो रहेगा ही नहीं, जी साइन थीटा तो नहीं रहेगा, कुछ नया होगा। तो वही आपको पूछा जा रहा है कि आखिर क्या होगा, वो जी साइन थीटा से, यानी जो हमारा थीटा होगा ये क्या होगा, लेस देन जी साइन थीटा होगा, ग्रेटर देन जी साइन थीटा होगा, और जी साइन थीटा के बराबर होगा हमारा एक्सप्रेशन। आपको ये बताना है हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन जी साइन थीटा, ग्रेटर देन जी साइन थीटा, और आपका जी साइन थीटा आखिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपको हम छोटा सा फार्मूला आपको बताना चाहेंगे, बस इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए और यहीं से आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशंस में हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है आपका जी साइन थीटा अपॉन क्या होता है, इस कंडीशन में जब रोलिंग करता रहता है बॉडी तो हमारा एक्सप्रेशन होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। क्या होता है बच्चे, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है किस कंडीशन में, जब बॉडी हमारा इंक्लाइन सरफेस पे रोल करता रहता है। तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ से बच्चे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि सिंपल पहले क्या था, ये हमारा क्वांटिटी पहले वाले में नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होता था हमारा एक्सप्रेशन सिंपल जी साइन थीटा होता था। लेकिन अब क्या है हमारा ये नीचे वाला क्वांटिटी जुड़ रहा है, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे वाला क्वांटिटी एक से बड़ा क्वांटिटी है, तो 1 में क्या हो रहा है समथिंग ऐड हो रहा है, तो एक से बड़ा क्वांटिटी हो रहा है, तो नीचे वाला क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, पहले से बढ़ गया। पहले क्या था जी साइन थीटा था और अपॉन क्या था 1 था, लेकिन अब क्या है 1 में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, नीचे का बढ़ गया। तो आपको हमने सिखाया भी है, पहले से भी बताया है कि कभी भी नीचे का क्वांटिटी जैसे ए अपॉन बी है, तो नीचे का क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो ये आपका होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इससे हमारा क्या होगा, आपका नीचे का क्वांटिटी जैसे ही ये वाला हमारा क्वांटिटी बढ़ गया नीचे वाला, तो हमारा होल क्वांटिटी क्या हो गया आपका घट गया, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा, लेस देन जी साइन थीटा, क्या होगा बच्चे, लेस देन जी साइन थीटा। तो ये हमारा एक्चुअल कंसेप्ट था। तो जो कंसेप्ट को हमने सिखाया है, तो सिंपल आंसर बता के हम आपको नहीं भागें, इस रीजन को अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी इसके आंसर्स को नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे एक और आपको बताते हैं बात कि यहाँ से कभी कभी क्या होता है, एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो हमारा है एक स्फीयर है, क्या है बच्चे, ये हमारा एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है और इसका मास एम है, तो इस कंडीशन में हमारा एक्सलेशन क्या होगा, जब वो रोल करके नीचे गिर रहा है तो हमारा एक्सलेशन क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा बच्चे, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप इस के को निकालिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन को, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते थे हमने आपको पिछले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखाया था कि हम क्या करते थे, एम के स्क्वायर को बराबर करते थे हमारे जो बॉडी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। तो हमारा इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के बराबर क्या होगा, तो स्फीयर का, याद रखिए बच्चे, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसके सेंटर के अबाउट कितना होता है बच्चे, उसके सेंटर के अबाउट होता है बच्चे आपका 2/5 mr²। याद रखिए स्फीयर का स्फीयर का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। तो यहाँ पे 2/5 mr² लिखेंगे और m से m कट गया, के स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, के स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हमको 2/5 इंटू r²। तो यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे 2/5 इंटू r², ठीक है। तो चलिए जाल के ही दिखा ही देते हैं आपको कि आपको क्या हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ए का वैल्यू क्या होगा उस कंडीशन में, जी साइन थीटा अपॉन नीचे क्या होगा 1 प्लस के जगह पे क्या डाल देंगे 2/5 इंटू r² अपॉन r²। तो r² से r² कट जाएगा और ये क्या होगा 567/5, तो ऊपर क्या होगा 5/7 इंटू जी साइन थीटा। तो एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा 5/7 इंटू जी साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होगा उस कंडीशन में एक्सलेशन होगा जब बॉडी क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन से कोई स्फीयर नीचे गिरता रहेगा, इसका मास m और रेडियस r होगा, तो इंक्लाइनेशन कितना एंगल थीटा होगा। तो इस कंडीशन में हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा 5/7 जी साइन थीटा। तो ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये अप्लाई करना है। हो सकता है यहाँ पे कभी दूसरा कुछ लगा दे, तो उस हर कंडीशन में अपना आपका के का वैल्यू चेंज होता रहेगा, हर कंडीशन में वैल्यू चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहेगा ना। जैसे यहाँ पे आई का वैल्यू चेंज होता रहेगा तो के का वैल्यू चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो एक्सलेशन का वैल्यू भी हमारा चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसके आने वाले एक वीडियो में हम आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवाएंगे, तो वहाँ से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड। कहा जा रहा है किस आपके फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नॉट कहा जा रहा है तो अब नोट करके, नोट बच्चे क्या करते हैं, नोट नहीं पढ़ते हैं और सीधा आंसर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड तो करता है। एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। ओमेगा पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर तो हमारा बी ही हो गया। कैसे भी हो गया? क्योंकि कहा जा रहा है जो इस पर नॉट डिपेंड होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड ये किस पे करेगा? तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। डिपेंड करेगा इस पे, डिपेंड करेगा, डी लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, यानी इन सभी पे क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ओमेगा पे, एंगुलर वेलोसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। जब किसी सिस्टम पे टॉर्क लगना जीरो हो जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो कौन सा इसमें से कांस्टेंट हमारा हो जाता है? लीनियर इंपल्स, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे एक कंसेप्ट को। याद रखिए इस कंसेप्ट को आप। क्या हमारा कंसेप्ट है? इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, क्या कहते हैं, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर MOMENTUM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कहने का अनुसार, यानी इसके थ्योरी के अनुसार होता है कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अगर लगना जीरो हो जाता है, फॉर एनी एक्सटर्नल टॉर्क टाउ इक्वल टू जीरो, किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, तो कहने का मतलब होता है फॉर एनी एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे टाउ इक्वल टू जीरो हो जाता है, तब हमारा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट, और कहते हैं एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। ठीक है, तो इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे लगना अगर जीरो हो जाएगा, यानी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम में जीरो, जब टॉर्क किसी एक्टिंग सिस्टम पे लगना जीरो हो जाएगा तो क्या आपका कांस्टेंट रहेगा? तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा आपका? एंगुलर मोमेंटम। उसी टाइप आपका लीनियर मोमेंटम भी होता था, कंजर्वेशन ऑफ LINEAR, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता था? आपका फोर्स जब जीरो हो जाता था तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या होता था बच्चे? आपका कंजर्व रहता था। क्या होता था? लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता था। ठीक है, चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और यहाँ से जो भी कंसेप्ट हमने आपको सिखाया उसको आपको अच्छे से सीख पाए कि नहीं। कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को भी हमें आप जरूर बताएं, ताकि हम आपको उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो चलिए बच्चे, वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।